हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए लाया एक इम्पॉर्टेंट और एक यूज़फुल टॉपिक। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि साहब जेनेटिक कंपोनेंट का क्या रोल है हार्ट अटैक के होने में। मेरे पिताजी को या मेरी माताजी को या मेरे परिवार में इस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया था, तो क्या मुझे भी हार्ट अटैक आ जाएगा? क्या चांसेस हैं मुझे हार्ट अटैक आने का? और क्या मुझे पहले से दवाइयाँ चालू कर देनी चाहिए? किस एज पर मुझे दवाइयाँ चालू करनी चाहिए? दवाई प्राइमरी हार्ट अटैक आने से पहले प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस के लिए अगर हम लेते हैं तो उसका फ़ायदा है या नहीं? और दूसरा, क्या जाँच या क्या प्रिकॉशंस हम रख सकते हैं ताकि अगर किसी का फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो या किसी की फैमिली हिस्ट्री में किसी को हार्ट अटैक आया हो या किसी के नियर एंसेस्टर्स में किसी को हार्ट अटैक आया हो, तो क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं जिससे कि आने वाली पीढ़ियों में हार्ट अटैक के चांसेस को कम किया जा सके या पहले उसको डिटेक्ट करके ट्रीट किया जा सके। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें काम करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती रहे। आते हैं आज का टॉपिक पे। जेनेटिक कंपोनेंट का क्या रोल है हार्ट अटैक में और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं इसको मॉडिफाई करने के लिए या इम्प्रोवाइज़ करने के लिए, इस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी लोगों ने डिमांड किया और काफ़ी लोग रेगुलरली हमारे ओपीडीज़ में पूछते हैं कि यंग 20-22 साल के लड़के या ऐसे लोग भी हमारे ओपीडीज़ में आते हैं कि दर्द हो रहा है, मेरे फादर को या मेरे मदर को हार्ट अटैक आया था, तो मुझे भी डर लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक तो नहीं है, आप मेरा भी चेक कर दीजिए। तो हम जानना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं कि इसका क्या रोल है और कब किसी व्यक्ति को डर होना चाहिए कि उसकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक है और क्या उसके लिए वो कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, दवाइयाँ लेनी चाहिए कि नहीं, ये सब बारे में। बेसिकली हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जिसमें हृदय की नली अगर 100% बंद हो जाए और हार्ट का टिश्यू डैमेज हो जाए या सड़ जाए तो उसे हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट अटैक में जेनेटिक कंपोनेंट का काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है। बेसिकली एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हार्ट अटैक के जो रिस्क फैक्टर्स है तो वो दो तरह के होते हैं, एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है उसमें जेनेटिक कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, यानी किसी के परिवार में अगर किसी को हार्ट अटैक आया तो रिस्क बढ़ जाता है। उसके जीन्स में अगर खराबी है या इनहेरिटेड उसको टेंडेंसी है हार्ट अटैक आने की तो उससे हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा एज एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, क्योंकि उम्र को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाएगा। पर कई मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस। ये सारे रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, जिनको अगर आप कम करते हो तो डेफिनेटली हार्ट अटैक का चांसेस कम हो जाता है। तो इन्हें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की कैटेगरी में गिनते हैं। नॉन मॉडिफाइबल यानी जिसके लिए हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। जेनेटिक कंपोनेंट सिग्निफिकेंट हम तब मानते हैं जब किसी व्यक्ति के इमीडिएट फैमिली मेंबर्स यानी ब्लड रिलेटिव्स में किसी को हार्ट अटैक आया हो, यानी कि माता पिता, भाई बहन या एक आध पीढ़ी में किसी को हार्ट अटैक आया हो तो उसे हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे चौथे रिलेटिव में किसी चाचा के, ताऊ के, भतीजे के, भांजे को किसी को हार्ट अटैक आया तो मुझे भी हार्ट अटैक आ सकता है। वैसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके इमीडिएट ब्लड रिलेटिव में यानी एक आध फैमिली हिस्ट्री, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर या आपके बच्चों में किसी को हार्ट अटैक आया हो तो उसे सिग्निफिकेंट मानते हैं। बहुत दूर की फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को हार्ट अटैक आया हो या आपके बहुत डिस्टेंट रिलेटिव में किसी को हार्ट अटैक आया हो तो उसे जेनेटिकली सिग्निफिकेंट नहीं मानते, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के जीन्स इनहेरिट करते हैं और अपने नियर रिलेटिव से आपके जेनेटिक कंपोनेंट में सिमिलैरिटी हो सकती है। लेकिन बहुत दूर का जो रिलेटिव है उससे जेनेटिक कंपोनेंट में कोई सिमिलैरिटी होने का चांस कंपैरेटिवली कम है। हो तो सकता है डेफिनेटली, खासकर अगर किसी की फैमिली में बहुत लोग को इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि दोनों तरफ के एंसेस्ट्री में 5-7 रिलेटिव्स को रिस्क फैक्टर्स है, या किसी की सडन मृत्यु का फैमिली हिस्ट्री है कि किसी की फैमिली में सडन हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई, वैसा कुछ अगर मल्टीपल रिलेटिव्स में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपका रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन अगर एक आध दो रिलेटिव्स में प्रॉब्लम है तो इमीडिएट रिलेटिव में अगर किसी को हार्ट अटैक है, आपके इमीडिएट ब्लड रिलेटिव में हार्ट अटैक है तो उसको सिग्निफिकेंट माना जाएगा। दूसरा एक चीज़ है कि प्री मैच्योर अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसमें जेनेटिक कंपोनेंट को हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। यानी प्री मैच्योर हार्ट अटैक का बाय डेफिनेशन मतलब ये है कि 45 की एज से पहले आपके मदर फादर को या आपके बच्चों को या किसी नियर रिलेटिव को किसी को हार्ट अटैक आया तो उसमें हम जेनेटिक कंपोनेंट को सिग्निफिकेंट मानते हैं। अगर किसी को 60 साल या 70 साल या 80 साल में हार्ट अटैक आया और पहला हार्ट अटैक है तो उसमें हम जेनेटिक कंपोनेंट को उतना सिग्निफिकेंट नहीं मानते। वो हार्ट अटैक यूजली एज रिलेटेड है। जेनेटिक कंपोनेंट की वजह से किसी को अगर हार्ट अटैक आता है तो वो जल्दी एज में आएगा, यानी 45 की एज से पहले आएगा, तब उसे हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। बेसिकली जेनेटिक फैक्टर जो है
वो आपकी नलियों में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की टेंडेंसी को अफेक्ट करता है, आपके बॉडी के रिस्पांस को अफेक्ट करता है, आपके प्लेटलेट एक्टिवेशन और बाकी सारे एंजाइम मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। इस तरह से जेनेटिक्स आपको अफेक्ट करती हैं। सिर्फ जेनेटिक हिस्ट्री होने से हर आदमी को हार्ट अटैक आ जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर हाँ जिनको भी अगर फैमिली में नियर रिलेटिव्स में किसी को है तो उनका बॉडी का मेकअप या बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, एंजाइम सिस्टम ऐसा होगा, कोलेस्ट्रॉल को पचाने की ताकत या कोलेस्ट्रॉल को नली में डिपॉजिट होने का जो टेंडेंसी है, ये सब चीज़ काफ़ी इफेक्ट होती है जीन से। इस वजह से नियर फैमिली उसमें हार्ट अटैक आने का चांस है। लेकिन उसको इंपॉर्टेंट हम तभी मानते हैं जब ये हार्ट अटैक 45 एज से पहले आया हो आपके रिलेटिव्स में, तो आप मान सकते हैं कि आपको भी ज़्यादा रिस्क है। अगर उनको 70 या 80 साल में आया हो तो कंपेरेटिवली रिस्क कम है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मल्टीपल लोगों को हार्ट अटैक्स आए तो डेफिनेटली आपका रिस्क बढ़ जाएगा, अगर एक आध रिलेटिव को आए तो कंपेरेटिवली कम रहेगा। इसके अलावा ये है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आया भी है आपके फैमिली हिस्ट्री में, या आपके फादर को या मदर को या नियर रिलेटिव को हार्ट अटैक आया भी है, तो आपको हार्ट अटैक आने का चांस या आपको ब्लॉकेजेस आने का चांस 5 या 10% है, बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके फादर को अगर हार्ट अटैक आया तो आप भी हार्ट अटैक से ही मरोगे और आपको कुछ भी कर लो आप नहीं बच पाओगे, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जेनेटिक कंपोनेंट का डेफिनेटली थोड़ा रोल तो है, पर इसका रोल 5-10% से ज़्यादा नहीं। आपका कंपेरेटिवली लोगों के कंपैरिजन में आपका टेंडेंसी ज़्यादा होगा। अगर आपके पेरेंट्स को या किसी नियर रिलेटिव को 45 से पहले हार्ट अटैक आया है तो आपका कंपेरेटिवली जेनेटिक कंपोनेंट प्रबल होने का चांस है, पर ये श्योर शॉट नहीं हो जाता कि आपको भी हार्ट अटैक आएगा और आपको 20 साल में ही आ जाएगा, उनको 45 में आया तो आपको 20 में आ जाएगा, वैसा नहीं है। उसका रिस्क 5 से 7% होता है। ऐसे केसेस में अब बात करेंगे कि आपको करना क्या है। ऑब्वियसली अगर आपके फादर को या मदर को किसी को हार्ट अटैक आया तो आप उसको तो चेंज नहीं कर सकते, जो आ गया सो आ गया, उनका ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली चलेगा। अब आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप आपके मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करें। आप आपकी जेनेटिक प्रोफाइल तो चेंज नहीं कर सकते, आप आपकी एज चेंज नहीं कर सकते, आप आपके मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, यानी कि आप तेल की कम रखिए, एक्सरसाइज रेगुलर रखिए, डायबिटीज़ प्रेशर को अच्छा कंट्रोल रखिए, कोई व्यसन नहीं होना चाहिए, स्मोकिंग अल्कोहल वगैरह बिल्कुल बंद होना चाहिए, सुबह शाम एक्सरसाइज करने को चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नहीं बढ़ना चाहिए, शुगर बीपी ये सब अच्छी तरह से कंट्रोल रहना चाहिए। हर साल 2 साल में आपको ट्रेडमिल टेस्ट या इको टेस्ट कराते रहना चाहिए, तो इससे कोई नली में प्रीमैच्योर अगर ब्लॉकेज डेवलप हो रहा है तो डिटेक्ट हो सकता है। यूजली जिनको रिस्क फैक्टर्स नहीं होते उनको हम रिकमेंड करते हैं कि 35 साल की आयु के बाद हर 5 साल में उनको टीएमटी कराना चाहिए। जिनको रिस्क फैक्टर्स होते हैं और मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं कि हर 2 या 3 साल में ट्रेडमिल कराते रहे, ताकि अगर कोई ब्लॉकेज हो तो वो डिटेक्ट हो सके। इसके अलावा ऐसे लोग को हार्ट अटैक का इमरजेंसी मैनेजमेंट के बारे में भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सडनली चलिए टीएमटी नॉर्मल भी आए फिर भी हार्ट अटैक आ तो सकता है, तो अगर फिर भी इमरजेंसी में हार्ट अटैक किसी को आ जाता है तो कैसे उसको डिटेक्ट करना, उस बारे में अवेयरनेस होना ज़रूरी है, और कैसे उसको जल्दी ट्रीट करना, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है उसको ट्रीट करने में, इमरजेंसी में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, घर पर CPR वगैरह का ट्रेनिंग सब फैमिली मेम्बर्स को होना चाहिए। ये सारे टॉपिक्स पर हमने ऑलरेडी वीडियोज़ किए हैं जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो इस बारे में आपका एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डेफिनेटली आप जेनेटिक को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपके हार्ट अटैक आने का चांस आपके रिस्क फैक्टर्स को अगर आप कंट्रोल करेंगे तो कंपेरेटिवली कम होगा। डिटेक्शन आपको अर्ली करना है, आप रेगुलर अगर ट्रेडमिल और इको करते रहोगे तो थोड़ा डिटेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है। फिर भी अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है, आपको पता चलना ज़रूरी है कि अगर चलने फिरने में सांस फूल रही है, छाती में दर्द हो रहा है, घबराहट, पसीना हो रहा है, सडन अगर घबराहट हो रही है, छाती में जलन हो रही है, इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको हो रहे हैं तो आपको हार्ट अटैक होने का चांस हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और आपकी फैमिली मेम्बर्स को और आपको भी एजुकेटेड होने की ज़रूरत है, ताकि अगर आपको हार्ट अटैक आ रहा है तो आप उसको जल्दी डिटेक्ट कर सको और जल्दी ट्रीट कर सको। अगर किसी के बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स में हार्ट अटैक है और प्रीमैच्योरली है तो उनको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत है, जिनके नहीं है उनको उतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है, एक आध दो रिलेटिव का तो उतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस में दवाई का उतना ज़्यादा रोल नहीं है, कहीं भी ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो शो करती है कि आपके फादर को हार्ट अटैक आ गया तो हम आपको खून पतला करने की दवा और कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा, अनलेस आपको भी कोई रिस्क फैक्टर हो या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ख़राब हो या आपको और रिस्क फैक्टर्स हो जिनकी वजह से आपके लिए दवाई ज़रूरी है तो ही देना चाहिए। अदरवाइज़ आपकी सिर्फ जेनेटिक हिस्ट्री स्ट्रांग है तो इसलिए आपको भी खून पतला करने की दवा चालू कर दी जाए या कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग मेडिसिन चालू कर दी जाए या हार्ट फेलियर की मेडिसिन चालू कर दी जाए तो वैसा गलत है। हाँ ये है कि उनके केस में थोड़ा थ्रेशोल्ड कम रहेगा, मतलब उनको एक आध भी अगर रिस्क फैक्टर हुआ तो साथ में जेनेटिक कंपोनेंट अगर ऐड हो जाता है तो आप ऐड कर सकते हो। मान लीजिए अगर पेशेंट डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है या मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स है या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स थोड़ा ज़्यादा है,
तो जेनेटिक हिस्ट्री को हम एड ऑन पॉइंट की तरह से मानते हैं और फिर वैसे लोगों में हम थोड़ा सा जल्दी इनिशिएट कर देंगे मेडिसिन। लेकिन जिनको जेनेटिक के अलावा और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, ना बीपी, ना शुगर, ना कोलेस्ट्रॉल, ना व्यसन है, डेली एक्सरसाइज कर रहा, फिट है, वैसे लोगों को कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। दवा से इसमें कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इनफैक्ट स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि अगर प्रीमैच्योरली आप दवा स्टार्ट करते हो तो कई बार ब्लीडिंग की वजह से लोगों को नुकसान भी हो जाता है। इसलिए प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस में यानी अटैक आने से पहले ऐसे लोगों में दवाओं का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। ऐसे लोगों में आपको बस ये है कि क्योंकि ये बीमारी मल्टीफैक्टोरियल है तो जो फैक्टर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं उनको कंट्रोल करिए। जिसके लिए आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते उसमें आप ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकते। आप उनको ध्यान रखिए, अपने रिस्क फैक्टर्स को समझिए, बीमारी को समझिए और जितना तक पॉसिबल है उसको कंट्रोल करने का कोशिश कीजिए। इस टॉपिक में हमने ये डिस्कस करने की कोशिश की कि हार्ट अटैक का जेनेटिक कंपोनेंट का कितना रोल है और कौन से पेशेंट को वरी करने की ज़रूरत है, किसको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के नियर फैमिली हिस्ट्री में किसी को हार्ट अटैक है, फैमिली रिलेटिव्स में, और वो भी 45 एज से पहले है, तो आपको वरी करने की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक है उतना आपको वरी ज़्यादा हो सकता है, पर फिर भी उसका रिस्क 5 से 10% से ज़्यादा है। आप आपके मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करिए, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए, दवा वगैरह का ध्यान रखिए। दवा, लेकिन हार्ट अटैक बचाने के लिए दवा का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। आप उसको बस ये है कि अगर बाकी रिस्क फैक्टर्स अगर बढ़ रहे हैं तो दवा लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज दवा लेने की, सिर्फ जेनेटिक कंपोनेंट है तो उसके लिए आइसोलेटेड दवा लेने का उतना ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली एक्सेसिबल करते हैं ताकि इस तरह की बीमारियों को आप समझ सकें, उनके लिए डिसीजन मेकिंग में आप ध्यान रख सकें, अपने पेशेंट का बेटर केयर कर सकें। इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना ना पड़े। यूजली इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए लोग अपने डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। डॉक्टर्स कई बार टाइम और कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान हो जाता है। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो इसको लिंक उनके साथ शेयर कीजिए। जबकि आपकी हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है या जिनको हमने डिस्कस नहीं किया या इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताइए। वील ट्राई टू आंसर देम ऑल एंड हम कोशिश करेंगे कुछ नए टॉपिक्स अगर आप हमें सजेस्ट कर दें तो फ्यूचर्स में उन टॉपिक को हम कवर करें। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को पूरा सुना और होपफुल रहूँगा कि आपको इससे कुछ फ़ायदा मिला होगा, इस कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिली होगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें काम करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती रहे। थैंक यू।